पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर ले जाते हैं तो वो बॉडी गेन कर लेती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर्सन को मैं जितनी हाइट पर ले जाता जाऊंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला mgh, where m mass, g acceleration due to gravity and h is the height of object from earth surface। जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाकर आप उसे छोड़ेंगे then it gains kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी। और जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, इस एक्टिविटी के अंदर दोनों एनर्जी काम कर रही हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। काइनेटिक ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन हाइट्स। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ें तो हमको मिलती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। फैराडेज लॉ। फैराडे के अकॉर्डिंग जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किसी कॉइल में से पास कराया जाता है तो उस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैग्नेट कॉइल के पास आ रही थी तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ना शुरू हो गई। अब जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ना शुरू हुई तो इस कॉइल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन पे लगती है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। इस फोर्स से सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मोशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्टिंग कंडीशन ये है, फैराडे बोलते हैं कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होना नेसेसरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तभी करंट इंड्यूस्ड होगा। अब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर कॉन्स्टेंट है तो उस केस में करंट इंड्यूस्ड क्यों नहीं होगा। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह की बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप के होल को रिपेल करता है डिप्लीशन लेयर की तरफ। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप टुवर्ड्स डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ होता क्या है, जब दोनों तरफ से होल और इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर डिप्लीशन लेयर की तरफ आएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर में बहुत ही फास्ट तरीके से रिकम्बाइन करते हैं। इनका रिकम्बिनेशन हो जाता है यहाँ शुरू, सारे इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। रिकम्बिनेशन फास्ट होने की वजह से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर का साइज हो जाता है थिन, जिसकी वजह से इसका बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट बनता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से बनता है और इस बायसिंग के अंदर रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच। कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में बकेट स्टोर करती है वाटर को। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर को हम यूज क्यों करते हैं। जितने भी हमारे हैवी लोड डिवाइसेस होते हैं लाइक फैन एंड कूलर, इन सब डिवाइसेस को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत होती है, जो कि प्रोवाइड कराता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने अंदर से सारा चार्ज एट वंस डिवाइस में ट्रांसफर कर देता है, और कैपेसिटर डिवाइस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इस प्रॉपर्टी से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट्स, और अगर आप प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर दें तब भी आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। या फिर आप प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दीजिए, इससे भी आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ। अगर कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये केपलर्स ने हमको कैलकुलेट करके बताया। केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर आप किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट की पता होनी चाहिए सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, आपने देखा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। उसका अगर हम हाफ कर दें सेंटर से, देन द हाफ डिस्टेंस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है 8 यूनिट, अगर हम उसका हाफ करें तो हमको मिलेगा 4 यूनिट। अब आप उस 4 यूनिट को रख दीजिए केपलर्स थर्ड लॉ के फॉर्मूले में, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होगा 64, और टाइम के स्क्वायर से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 8 आवर्स। जानते हैं इतना बड़ा पानी का जहाज पानी के ऊपर आसानी से तैर लेता है, बल्कि एक छोटा सा आयरन नेल उसमें डूब जाता है।
चलिए जानते हैं इसके पीछे की फिजिक्स। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनका कहना था अगर किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो बॉडी पानी को डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है और जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगी उतना ज्यादा ही उस पर अप थ्रस्ट लगेगा। तो ये जितने भी शिप्स होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि इनके अंदर मेजोरिटी में एयर रहे, थोड़ा इसको हॉलो शेप दिया जाता है और इसका नीचे का बेस एरिया काफी बड़ा होता है। जब ये पानी के अंदर डाली जाती है शिप तो ये पानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करती है, इतना डिस्प्लेस करती है कि अप थ्रस्ट इसमें काफी ज्यादा लगता है और ये अप थ्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि शिप के वेट से भी ज्यादा, जिसकी वजह से शिप आसानी से उस पर तैर लेती है। अगर हम बात करें आयरन नेल की तो आयरन नेल के केस में पानी जो है कम डिस्प्लेस होगा, कम डिस्प्लेस होने से अप थ्रस्ट जो बनेगा वो काफी कम होगा और वो अप थ्रस्ट आयरन नेल के वेट से भी कम होता है, इसलिए आयरन नेल सिंक कर जाता है।